और कैले हैमिल्टन थ्योरम भी हम सीख लेंगे। अब हम थोड़ा रैंक की तरफ नज़र डाल लेते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले एक जो सबसे बेसिक तरीका होता है रैंक निकालने का, वो ये होता है कि आप चेक कर लो कि अगर आपकी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर में कोई ऐसा स्क्वायर बॉक्स आपका ऐसा बन रहा है क्या जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका वो रैंक में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हाँ आपकी ये जो हाईएस्ट ऑर्डर की है वो आपकी रैंक है ना। तो हम रैंक के लिए क्या बोल सकते हैं, अ नंबर विच इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। रैंक को हम रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, जो भी ऑर्डर होगा आपका आर मस्ट बी 1 2 3 4 एनीथिंग, वो नॉन जीरो होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी बात, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन जो भी आर आपका है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल के देख लेते हैं एक क्वेश्चन की। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 4 और 3 5 7, इसकी हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक। तो रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे इसके डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट चेक करते हैं हम। पहले नंबर तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 3 7 ज़ा 21 माइनस 5 4 ज़ा 20। बीच वाले में हमेशा माइनस लगता है तो माइनस ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 माइनस 4 3 ज़ा 12। अब हम लगाएंगे क्या, अब हम लगाएंगे प्लस लगाएंगे, बीच वाला ही सिर्फ माइनस में होता है। तो हम इसमें लगाएंगे तो 2 5 ज़ा 10, 3 बाहर आएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। इसको सॉल्व करो आप तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1 माइनस 2, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 3 + 1 4 4 माइनस 4 इज़ 0 आ रहा है। यानी कि इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है तो इसकी रैंक 3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। अब हम इनमें से कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी देखेंगे 2 ऑर्डर की जो नॉन जीरो हो, तो हम पहले निकाल के देख लेते हैं इस वाले को। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 2 3, तो ये 3 1 ज़ा 3 माइनस 4, ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक 2 है। इसकी रैंक क्या है, 2 है। तो ऐसे भी आप रैंक निकाल सकते हो, और भी अलग अलग तरीके हैं। एक और फॉर्म में आपको बताती हूँ रैंक निकालने के लिए। अब हम नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना सीखेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द, ये क्या लिख दिया, फाइंड द रैंक बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, या फिर फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एशेलॉन फॉर्म। और अगर आपको कुछ भी ना बोले तो आप नॉर्मल फॉर्म से, एशेलॉन फॉर्म से या नॉर्मली रैंक निकाल सकते हो। तो अब नॉर्मल फॉर्म से हम कैसे रैंक निकाल सकते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स को कुछ 4 टाइप्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करके आप इजीली रैंक चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी कंप्लीट रो क्या है, 0 है, तो आप समझ जाना कि वो रो अगर 0 है तो उस ऑर्डर से एक ऑर्डर कम होगा। अगर 2 रो 0 है तो उस ऑर्डर से 2 ऑर्डर कम होगा। समझ गए। जैसे कि अब नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नॉर्मल फॉर्म में या तो आप ऐसा फॉर्म बना देना, यानी कि सारे के सारे इसमें कोई भी जीरो नहीं है, यानी सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो इसकी रैंक वही ऑर्डर हो जाएगी जो भी इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, ये नंबर 1 टाइप का फॉर्म है। नंबर 2 आपका क्या है, नंबर 2 है आपका ये कोई आपके एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे एक कॉलम आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये भी एक नॉर्मल फॉर्म है। इस फॉर्म में भी आपको ये पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से एक कम ऑर्डर ये होगा। नंबर 3 आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपके एलिमेंट ऊपर या आपकी जो रो है वो 0 है एक, तो आप एक ऑर्डर इसमें कम कर देना, तो आपकी रैंक इसकी क्या आ जाएगी, R है अगर तो R-1 हो जाएगी। ऐसे ही एक और फॉर्म बन सकता है, उसको भी हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट है और बाकी सारे आपके 0 है, तब भी आप रैंक निकाल सकते हो। तब रैंक आपकी क्या आएगी, तो ये वाली रो तो आपकी कंप्लीट 0 है, तो ये वाली कॉलम आपकी कंप्लीट 0 है, तो आपके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 2 ऑर्डर कम हो जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मल फॉर्म। और इस फॉर्म के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपके पास किस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस। अगर हम एशेलॉन फॉर्म पढ़ेंगे तो हम इसमें रो रिड्यूस्ड फॉर्म लगाते हैं। एशेलॉन फॉर्म को हम रो रिड्यूस्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, यानी कि रो ऑपरेशंस लगाते हैं। इन पे क्वेश्चंस अगर बनाती हूँ तो काफ़ी लंबे चली जाएगी वीडियो, तो अभी आपने तरीका तो सीख ही लिया है। ऑपरेशंस लगाना भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए 2 3 1 2 1 2 0 1 0।
तो हमने ये मैट्रिक्स ले ली। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हम रो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। तो रो ऑपरेशंस लगाने के लिए हम हमेशा ज़्यादातर R1 रो का यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट रो है वो आपकी R1 होगी, सेकेंड रो है जो आपकी R2 होगी और थर्ड रो आपकी क्या होगी, R3 होगी। सिमिलरली ये कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा, कॉलम 3 होगा। हम कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, अगर हमें R1 में ऑपरेशन लगाना है या R2 में ऑपरेशन लगाना है तो हम सबसे पहले R2 को ही रखते हैं, उसके बाद जिसमें ऑपरेशन लगाना है उससे हम इसे माइनस या प्लस कर देते हैं। जैसे मुझे R2 में ऑपरेशन लगाना है, देखते हैं। तो R2 में ऑपरेशन हमने लगाया, हमें माइनस करना है, इसको जीरो बनाना है हमें, तो हम R2 में R1 का माइनस कर देते हैं। अब ये आपका जो पूरी रो में ही ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 3 1 R1 तो आपकी एज इट इज़ ही रहेगी, R1 में कुछ नहीं होगा, पर R2 में R1 का माइनस हो जाए। 2 - 2 क्या 0, 1 - 3 क्या -2, 2 - 1 क्या 1, और थर्ड रो भी आपकी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है ऑपरेशंस लग जाएंगे, इस तरीके से आपके ऑपरेशंस लगते हैं। तो अगर आपको ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि या तो आपकी पूरी मैट्रिक्स नंबर फॉर्म में हो, या तो आपकी इस तरफ की कॉलम पूरी जीरो हो जाए, या फिर इधर की रो पर पूरी जीरो हो जाए, इधर स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, है ना। ऐसे आप नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपकी मैट्रिक्स बहुत बड़ी है, फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से रिड्यूस करने के बाद इस तरीके से आंसर आता है, इस तरीके से आंसर आता है, तो आपका एक जो मैट्रिक्स यहाँ पे ये है, ये आपका क्या कहलाएगा, IR कहलाएगा, ये जीरो कहलाएगा, ये जीरो कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, जीरो। तो ये कौन से टाइप का आपका जो है मैट्रिक नॉर्मल फॉर्म बन रहा है, ये आपका फोर्थ टाइप का नॉर्मल फॉर्म बन रहा है। इस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सारे ऑपरेशंस लगोगे, कॉलम ऑपरेशंस लगा दोगे, रो ऑपरेशंस लगा दोगे, और ऐसे आप इसको कर सकते हो। एशेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं, एशेलॉन फॉर्म में आप क्या करते हो, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हो रो रिड्यूस में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसको या तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना होता है या फिर लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। अगर बोल रहा है अपर ट्रायंगुलर है तो इसका जो लोअर ट्रायंगल है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अगर आपका लोअर ट्रायंगुलर वो बोल रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाना है, यानी कि उसका अपर ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, जीरो एलिमेंट्स का होगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इसके बाकी सारे इसके नंबर फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आपको रेड्यूस करना है, इस तरीके से आपको ऑपरेशंस यानी रो ऑपरेशंस लगाने हैं ताकि वो एक ट्रायंगल बना ले, अपर ट्रायंगल बना ले या लोअर ट्रायंगल बना ले। तो ऐसे ही आपके पूरे यूनिट में आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। या फिर आपको अगर अभी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट या फिर क्वेश्चन टाइप करके भी भेज सकते हो, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर करिए बहुत ज़्यादा वीडियो ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।